फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 221.1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 221.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 221.1। वे सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। खजाना खोजने वाली प्रत्येक टीम हाथ में मशाल लेकर दूसरों से एक निश्चित दूरी बनाए हुए थी। उन्होंने देखा कि यह गुफा काफी विशेष थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे पूरे पहाड़ और चट्टानों को काटकर एक संपूर्ण संरचना बना दिया गया हो। एक और अजीब बात यह है कि गुफा अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। वे पहले ही दर्जनों झांग आगे चल चुके थे, फिर भी अंत अभी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मशालों की रोशनी से पता चला कि आगे का रास्ता धुंधला और भयावह रूप से शांत था। क्या आपको लगता है कि यह स्वर्गीय खान की कब्र हो सकती है? ये वही 16 वर्षीय लड़का बोल रहा था। उसकी आवाज में उत्साह और भय का मिश्रण था, जो गुफा में स्पष्ट सुनाई दे रहा था। कहना मुश्किल है, लेकिन ये जगह जरूर इंसानों द्वारा बनाई गई होगी। देखिए, ये रास्ता कितना सीधा है। ये प्राकृतिक रूप से नहीं बना होगा। उनके सबसे बड़े भाई ने टिप्पणी की। ये कितना बड़ा काम रहा होगा। यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्ट की मदद से रास्ता बनाने में भी सालों लग गए होंगे। शायद अंदर सचमुच कोई अविश्वसनीय खजाना है। ये स्वर्गीय खान का मकबरा भी हो सकता है। बाकी लोग चुप रहे और आगे की यात्रा जारी रखी। फिर 1 और 100 झांग नीचे उतरने के बाद भी वे अंत तक नहीं पहुंचे थे, और जिस प्रवेश द्वार से वे आए थे वह अब दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें यह एहसास होता गया कि गुफा में कुछ असाधारण चीज छिपी हुई है। ये किसी की कब्र या किसी प्रकार का खजाना हो सकता है, अन्यथा ऐसी गुफा बनाने के लिए इतनी दूर तक कौन जाएगा। उत्साह और भय के मिश्रण के साथ वे आगे बढ़ते रहे और लगभग 100 झांक चलने के बाद वे 2 और काली गुफाओं के सामने पहुंचे और अंततः रुक गए। ऐसा लगता है कि हमें गुफाओं में से एक को चुनना होगा। लौ तलवार संप्रदाय के सबसे बड़े भाई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, इनमें से एक गुफा खजाने की ओर ले जा सकती है, जबकि दूसरी एक जाल हो सकती है। ये भी संभव है कि दोनों जाल हों, इसलिए प्रवेश करने से पहले ध्यान से सोचें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सबसे बड़े भाई ने बिल्कुल सही कहा। उसके छोटे भाई बहन सब रुक गए। अन्य समूहों ने भी यही भावना व्यक्त की। उन्होंने दोनों गुफाओं के द्वारों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तथा सुरक्षित रास्ता चुनने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लगभग आधी अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद कोई व्यक्ति अधीर हो गया। भूल जाओ, मैं यहाँ खजाना खोजने आया हूँ। अगर मैं उस अवसर का फायदा नहीं उठाऊंगा जब वह मेरे सामने है, तो क्या मेरी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी? मैं यही रास्ता चुनूंगा। तुम सब यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हो। मैं भाग्य बनाने जा रहा हूँ। उसने बाईं ओर की गुफा को चुना और अपनी मशाल लेकर अंदर चला गया। भीड़ उत्तेजित हो गई और कुछ लोग खजाने से वंचित होने के भय से उसके पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने दूसरी गुफा में प्रवेश करना चुना। धीरे धीरे सभी लोग अपने भाग्य की तलाश में अंधेरी गुफाओं में चले गए। सबसे बड़े भाई, अगर हम अभी नहीं चले तो खजाना कोई और ले जाएगा। लौ तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने उसे उत्सुकता से देखा। सबसे बड़े भाई ने आह भरते हुए कहा, चलो। उन्होंने सही गुफा चुनी और एक के बाद एक उसमें प्रवेश किया। वे लगभग 100 झांक तक आगे चले, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि जो लोग पहले प्रवेश कर चुके थे वे भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गुफा एकदम काली और अत्यंत शांत थी। तभी उन्हें पता चला कि आगे 2 और गुफाएं हैं, जो एक दूसरे से अप्रभेद्य दिख रही थीं। सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारे सामने वही विकल्प है जो पहले था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आप चुनें। सभी सहमत हुए। सबसे बड़े भाई ने दोनों छेदों की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए नीचे झुककर देखा, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं देख पाए, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गए। चलो, सही पक्ष चुनना जारी रखें। मेरे पीछे आओ और रास्ते में सावधान रहो। हाँ, सबसे बड़े भाई। वे लगभग 100 ली तक खुले रास्ते से नीचे की ओर बढ़ते रहे और 2 और खुले रास्ते मिले। वे सही अवसर चुनते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 100 झांग और गुजर गए और 2 और गुफा के द्वार खोजे गए। ये चक्र बार बार दोहराया गया, मानो वे कभी अंत तक नहीं पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे बाद वे 40 या 50 रास्ते पार कर चुके थे, लेकिन अभी भी उन्हें वह नहीं मिला था जिसकी उन्हें तलाश थी। सबसे बड़े भाई ने सबको रोकते हुए अपना चेहरा गंभीर करते हुए कहा, कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, सभी ने उनकी ओर देखा। हम लगभग 4 या 5 हजार झांग नीचे उतर चुके हैं, जो कि 30वीं से ज्यादा की दूरी के बराबर है। फिर भी हम अभी भी अंत नहीं पा सकते हैं, जो बहुत अजीब है। बड़े भाई, क्या करें? सभी चिंतित थे। ये जगह बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि इसमें शामिल होना हमारी क्षमता से बाहर है। हमें जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाना चाहिए और अपने संप्रदाय के बुजुर्गों को ये बात बतानी चाहिए। सबसे बड़े भाई ने घोषणा की। ठीक है, चलो वापस चलें।
कनिष्ठ शिष्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। वास्तव में इतनी देर तक चलने के बाद उन्हें यह भी महसूस हुआ कि यह स्थान बहुत भयावह है और यहाँ अधिक देर तक रुकने से दुर्भाग्य आ सकता है। अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। हालांकि जब वे 100 झांक पीछे चले गए तो वे दंग रह गए, क्योंकि उनके सामने 2 काली गुफाएं दिखाई दे रही थीं। वे लगभग एक जैसे दिख रहे थे, जिससे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चुने। सबसे बड़ा भाई, सब लोग घबराओ मत। सबसे बड़े भाई ने अपना हाथ उठाया। जब हम अंदर आते थे तो हम हमेशा दाईं ओर का रास्ता चुनते थे, इसलिए हमें वापस जाने के लिए बाईं ओर का रास्ता ही चुनना होगा। सबसे बड़े भाई सही कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने बाईं ओर का रास्ता चुना और आगे बढ़ते रहे। हालांकि 1 और घंटे के बाद वे 3 या 4 हजार झांक तक चले गए थे और अभी भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला था। वे 1 घंटे तक आगे बढ़ते रहे, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। स्थिति बहुत विचित्र थी। उन्हें अपने कदम वापस खींचने में 1 घंटा अतिरिक्त लग गया और फिर भी वे बाहर नहीं निकल पाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय वे पूरी तरह से घबरा गए थे। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अभी भी बाहर निकल सकते हैं? क्या हम यहीं मर जाएंगे? पसीने से भीगी पीठ के साथ सबसे बड़े भाई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझसे मत पूछो, मुझे भी नहीं मालूम कि क्या करना है। इस समय न केवल वे बल्कि गुफा में प्रवेश करने वाले अन्य लोग भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए और जमीन के अंदर फंस गए। जैसे ही उनके हाथों में पकड़ी मशाल बुझ गई, वे घबरा गए। इस समय तक बाहर दिन का उजाला हो चुका था। बाहर खड़े लोग रात भर उत्सुकता से इंतजार करते रहे, फिर भी गुफा से कोई बाहर नहीं आया। यह महसूस करते हुए कि कुछ अशुभ घटित हो सकता है, उन्होंने तुरंत स्थिति की सूचना दी। एक बार जब बहुत से लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो ये रहस्य नहीं रहा। इस प्रकार ये खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई, जिससे नदियों और झीलों में सनसनी फैल गई। क्या आपने हाल ही में आई खबर सुनी? किसी को ग्रेट जिया के वानशोउ पर्वत में स्वर्गीय खान की कब्र मिली है। क्या ये सच है? इस पर विश्वास करना कठिन है। ये बहुत संभव है कि यह सच हो। उस रात आकाश से 3 बिजली के बोल्ट वानशू पर्वत पर गिरे। जब लोग दौड़े तो उन्हें एक काली गुफा मिली जो मानव निर्मित और अथाह थी। मुझे बताओ, अगर अंदर कुछ मूल्यवान न हो तो ऐसी गुफा बनाने की जहमत कौन उठाएगा? आपने जो कहा वो कुछ हद तक सही है। भले ही यह स्वर्गीय खान की कब्र न भी हो, फिर भी ये किसी और का खजाना हो सकता है। हाँ, चलो जाकर इसकी जांच करें। यदि हम सचमुच कुछ अविश्वसनीय खोज लें तो बहुत धनी हो जाएंगे। खजाने की तलाश में लोगों ने वानशू पर्वत पर अपनी नजरें गड़ा दीं। विभिन्न शक्तियों ने भी जांच के लिए लोगों को भेजा। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 179 हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मितलस का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 221.2 गुना। प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 221.2 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 221.2 ग्रेट लुओ शाही महल के अंदर। महान लुओ सम्राट को जब ये समाचार मिला तो वे अचंभित रह गए। मूल रूप से उसने ग्रेट जिया के लिए परेशानी पैदा करने और उनके विकास में बाधा डालने के इरादे से अफवाहें फैलाई थीं। उसने वास्तव में इस संभावना पर कभी विचार नहीं किया कि स्वर्गीय खानों की कब्र वास्तव में उनकी भूमि पर खोदी जा सकती है। लेकिन अब ग्रेट जिया के वानशौ पर्वत में एक दिव्य स्तर की मानव निर्मित प्राचीन गुफा प्रकट हुई है और यह अज्ञात है कि यह कहाँ जाती है। ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ है, बहुत बड़ा संयोग है। क्या स्वर्गीय खान की कब्र सचमुच ग्रेट जिया में हो सकती है? वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसी समय सोंग यूफेई शान से वहां पहुंची। महान लुओ सम्राट ने तत्काल पूछा, पर यूफेई, आपने शायद नदियों और झीलों में अफवाहें सुनी होंगी। क्या आपको लगता है कि वे सच हैं? क्या स्वर्गीय खान की कब्र वास्तव में महान जिया के वानशो पर्वत में दफन है? यह सोंग यूफेई ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। हमें यकीन नहीं हो रहा है। ग्रेट जिया के वानशो पर्वत में वास्तव में एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी है। ऐसा कहा जाता है कि यह अथाह है और खजाने की तलाश में अंदर गए कई लोग कभी बाहर नहीं आ पाए। लेकिन हम नहीं जानते कि यह स्वर्गीय खान की कब्र है या नहीं। यहाँ तक कि ताओवादी संप्रदाय भी निश्चित नहीं हो सकता। महान लुओ सम्राट ने दबाव डाला। हमारा ताओवादी संप्रदाय सर्वशक्तिमान नहीं है। सोंग यूफेई ने शांति से कहा, स्वर्गीय खान का दफन स्थल हमेशा से सभी के लिए एक रहस्य रहा है। 3000 वर्षों की खोज के बावजूद हमारे ताओवादी संप्रदाय को अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। महान लुओ सम्राट ने किसी को बुलाया। महान जिया के वानशौ पर्वत की स्थिति पर नजर रखें और अगर कुछ भी होता है तो तुरंत रिपोर्ट करें।
हाँ महाराज, व्यक्ति पीछे हट गया। महाराज, क्या आप सोंग यूफेई के बारे में सोच रहे हैं? महान लुओ सम्राट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, चाहे वह स्वर्गीय खान की कब्र हो या कोई अन्य खजाना स्थल, मैं इसे मिस नहीं कर सकता। सोंग यूफेई ने हल्का सा सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय बादल हिलते हैं और हवाएं सभी दिशाओं से वांशु पर्वत के चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं। TLN, लोग वांशु पर्वत पर एकत्रित होते हैं। मेजबान के रूप में ग्रेट जिया ने स्वाभाविक रूप से कार्रवाई की। लिन बेइफान ने वांशु पर्वत की रक्षा के लिए 300,000 की सेना का नेतृत्व करते हुए 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को भेजा। उन्होंने लोगों को पहाड़ से खदेड़ दिया और किसी को भी वहां आने से रोक दिया। ये ग्रेट जिया का क्षेत्र है। वांशु पर्वत के भीतर सब कुछ ग्रेट जिया का है और दूसरों को इसे छूने की मनाही है। जो लोग अवज्ञा करेंगे उन्हें बिना दया के मार दिया जाएगा। दिव्य भाला पकड़े हुए चाय युक्सिन ने जोर से घोषणा की। उसके पीछे की सेना एकजुट होकर चिल्ला रही थी, मारो मारो मारो। उनकी लड़ाकू भावना आसमान तक पहुंच गई और उनके हत्यारे इरादे खेतों में भर गए। खजाने की खोज में दौड़े आए मार्शल कलाकार क्रोधित हो गए। किस आधार पर? यह स्वर्गीय खान की कब्र है, इस पर पुण्यवान लोगों का ही कब्जा होना चाहिए और यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बन सकती। महान जिया के लोग, तुम बहुत दबंग और अनुचित हो। किस आधार पर? चायुक्सिन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हमारी ताकत के आधार पर। जैसे ही उसके शब्द निकले उसने अपना भाला बाहर फेंका। भाला बहुत तेज था, जिससे भयंकर ठंडी रोशनी निकलती थी और वह तुरंत ही 100 झांग दूर तक जा गिरता था। 100 झांग दूर 70 से 80 झांग ऊंची एक छोटी पहाड़ी थी जो पूरी तरह पत्थरों से बनी थी। भाले के एक वार से वह तुरंत फट गई और धूल में बदल गई। उसी समय सेना से 15 लोग बाहर निकले, जिनके मुख से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। जनजात, वे सभी जनजात हैं। भीड़ हैरान थी। कुल 16 जनजात स्वामी, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, वे एक ऐसी शक्ति हैं जो एक महान साम्राज्य को उलट सकती हैं। TLN, छोटा साम्राज्य, महान साम्राज्य, राजवंश साम्राज्य। इसके अलावा इन 16 जनजात प्राणियों में से आधे एस्ट्रल क्यू स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो उन्हें और भी असाधारण बनाता है। महान जिया अब अतीत का महान जिया नहीं रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। चायुक्सिन ने अपना दिव्य भाला वापस ले लिया और घोषणा की, चूंकि आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, इसलिए आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा मैं ये सुनिश्चित कर दूंगी कि आप जीवन और मृत्यु के बीच फंस जाएं और इस दुनिया में रहने के लिए पछताएं। इस रवैये ने सभी को बुरी तरह डरा दिया। हालांकि खजाना उनकी आंखों के सामने था और कोई भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन बाद खजाने की खोज करने वालों की संख्या 50,000 तक पहुंच गई, जिनमें 3 या 4 इनाटे भी थे। लेकिन ताकत में असमानता के कारण फिर भी किसी ने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। एक और दिन बीत गया और खजाने की खोज करने वालों की संख्या 100,000 तक पहुंच गई, जिनमें 7 या 8 इनेट भी शामिल थे। हालांकि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था और किसी ने भी जल्दबाजी में काम नहीं किया। तीसरे दिन जैसे ही यह खबर फैली, खजाने की खोज करने वालों की संख्या चरम पर पहुंच गई। एक ही दिन में 80,000 अतिरिक्त लोग आ गए, जिससे कुल संख्या लगभग 200,000 हो गई। इनमें इननेट मास्टर्स की संख्या 15 तक पहुंच गई थी। खजाने की तलाश में लगे लोगों का ये समूह बेचैन होने लगा और महान जिया सेना के साथ उनका टकराव बढ़ गया। चौथे दिन तक खजाने की खोज करने वालों की कुल संख्या 300,000 तक पहुंच गई थी। इनमें इननेट मास्टर्स की संख्या भी 20 से बढ़कर 25 तक पहुंच गई है। इस बिंदु पर वे अब और नहीं रुक सकते थे। अब जब हमारे पास संख्याएं हैं तो आइए एक साथ आगे बढ़ें। मार डालो, खजाना हमारी आंखों के सामने है। यदि हम अभी हमला नहीं करते तो ग्रेट जिया सारा खजाना ले जाएगा। किसी के द्वारा गुप्त रूप से उकसाए जाने के कारण लंबे समय से दमित लोग अंततः इसे और सहन नहीं कर सके और आगे बढ़ गए। उनका नेतृत्व वे 25 इनेट्स कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय भयानक लपटें लिए एक काली तलवार दूर से उड़ी। जोरदार धमाके के साथ वह दोनों सेनाओं के बीच आ गिरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो लोग आगे बढ़कर आक्रमण कर रहे थे उनमें से अनेक तलवारों की लपटों में जलकर राख हो गए। खजाना खोजने वाले घबरा गए। जुबान जिया दिव्य तलवार। महान जिया ग्रैंड मास्टर आ गया है। वे यह बात कह ही रहे थे कि तलवारबाज बुजुर्ग हवा में सवार होकर वहां आ पहुंचे। वह दिव्य तलवार के सामने शान से उतरा। उसकी आंखें ठंडी और तीक्ष्ण थीं। अपने स्वामी के आदेश से मैं वांशु पर्वत की रक्षा करने आया हूं। जो कोई भी सीमा पार करने की हिम्मत करता है वह मर जाता है। लोग सामूहिक रूप से पीछे हट गए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। 16 इनेट्स और 300,000 की सेना का सामना करते हुए उनमें बहादुरी से लड़ने का साहस था। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर का सामना करते हुए, विशेषकर एक प्रसिद्ध दिव्य तलवार चलाने वाले का, उनमें ऐसा साहस नहीं था। हालांकि उसी समय एक और बुजुर्ग प्रकट हुआ। वह संतुष्ट होकर तलवार के बड़े से बोला, तसिक तसिक तसिक। तुम महान जिया सच में दबंग हो। हालांकि वांशु पर्वत तुम्हारे महान जिया के क्षेत्र में है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके भीतर के खजाने तुम्हारे ही हों। वह महान यिन साम्राज्य का ग्रैंड मास्टर है। ये यिन जियू हुआंग है। किसी ने उसे पहचान लिया और चौंक कर कहा,
अन्य लोगों ने भी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ऐसा ही किया। ग्रैंड मास्टर की उपाधि का उल्लेख ही बहुत महत्वपूर्ण है और कोई भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम क्या करना चाहते हो? तलवार बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में पूछा। खजाने उन्हीं के होते हैं जिनके पास पुण्य होता है। चूंकि हर कोई यहाँ आने के लिए दूर दूर से यात्रा कर रहा है, इसलिए आपके महान जिया को खुल जाना चाहिए और सभी को एक साथ खजाने की खोज करने देना चाहिए। महान यिंग ग्रैंड मास्टर ने कुछ बेशर्मी से कहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? तलवार बुजुर्ग ने कहा। तब मुझे आपके सम्मानित कौशल का अनुभव करना होगा, महान यिंग ग्रैंड मास्टर ने झुककर कहा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या आप सक्षम हैं? तलवार बुजुर्ग ने जुबानिक सियाओ दिव्य तलवार उठाई। अगर वह नहीं है तो मुझे जोड़ने के बारे में क्या? एक और बुजुर्ग आ गया। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 180 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 222.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 222.1 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 222.1। सबने देखा कि काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका रंग सांवला था, लेकिन दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे, गाल पतले थे, आंखें छोटी थीं। किसी को भी इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। एक और उद्घोष हुआ, यह महान डोंग साम्राज्य का ग्रैंड मास्टर है। ये लिंग रुशान है। कुछ हैरान चेहरों को देखकर उन्होंने तुरंत समझाया, लिंग रुशान ग्रेट डोंग साम्राज्य का एक सम्मानित व्यक्ति है, जो अब 120 साल से अधिक पुराना है और 40 से अधिक वर्षों से ग्रैंड मास्टर स्तर तक साधना कर रहा है। वह ग्रैंड मास्टर्स के बीच भी एक मजबूत व्यक्ति है। तीसरा ग्रैंड मास्टर आ गया है। सब लोग चौंक कर ऊपर देखने लगे। सामान्य दिनों में एक भी ग्रैंड मास्टर को देखना दुर्लभ था, लेकिन आज वे 3 ग्रैंड मास्टर को देखने के लिए भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली थे। यह एक सौभाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण भी है। यदि ये तीनों ग्रैंड मास्टर आपस में लड़ेंगे तो इन छोटे बच्चों को भी परिणाम भुगतने होंगे। इस समय 2 ग्रैंड मास्टर यिन जिहुआंग और लिंग रुशान तलवार एल्डर के चारों ओर एक पिंसर गठन में खड़े थे और उसे अनुपालन के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। तलवार बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। हाथ में दिव्य तलवार लेकर वह एक से बढ़कर एक ग्रैंड मास्टर से निपटने में सक्षम था। लेकिन 2 ग्रैंड मास्टर्स के सामने यह मुश्किल होगा। वह सिर्फ खुद को बचा सकता था। फिर भी वह डरा नहीं। यह महान जिया है और यहाँ किसी को भी जंगली दौड़ने की इजाज़त नहीं है। तलवार के बुजुर्ग ने अपनी तलवार उन 2 लोगों पर तान दी। उसकी आवाज़ दृढ़ता से गूंज उठी। तभी दूर से जोरदार हंसी गूंजी। ये सही है, कोई भी आए, ग्रेट जिया में कोई भी बेकाबू नहीं हो सकता। जैसे ही आवाज़ धीमी हुई, एक पहाड़ी गांव के बूढ़े किसान जैसी पोशाक पहने एक आदमी भीड़ के सामने प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक साधारण और सादा ब्लेड था। बहुत साधारण दिखने के बावजूद ब्लेड बहुत तेज लग रहा था, जिसे देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये बहुत बढ़िया है। जिया के दूसरे ग्रैंड मास्टर हान दाओशिंग। वह अपनी कृपाण कौशल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और नदियों और झीलों में रहने वाले लोग उन्हें जय कृपाण भगवान कहते हैं। किसी जानकार ने उन्हें पहचान लिया और उनकी पहचान बताई। चौथा ग्रैंड मास्टर आ गया। सब लोग दंग रह गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सके। क्या ये सचमुच स्वर्गीय खान का मकबरा हो सकता है? अन्यथा ये 4 ग्रैंड मास्टरों को क्यों आकर्षित करेगा? साथी दाववादी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तलवारबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए राजधानी शहर लौटने की योजना बना रहा था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने रुकने और एक नज़र डालने का फैसला किया। आइए पहले दुश्मन को पीछे हटाने के लिए सेना में शामिल हों और फिर हम बात कर सकते हैं, हान दाओशिंग ने कहा। सहमत, तलवार बुजुर्ग ने सिर हिलाया। अब मुकाबला 2v2 था और स्थिति फिर बदल गई थी। यिन जिहुआंग और लिंग रुशान ने एक दूसरे को देखा और उनके हाव भाव गंभीर होते गए। मूलतः वे दोनों मिलकर तलवारधारी बुजुर्ग को धमका सकते थे, जो दिव्य तलवार चलाता था। लेकिन हान दाओशिंग के आगमन के साथ उनकी उम्मीदें धराशायी हो गईं। यदि वास्तविक लड़ाई छिड़ गई तो वे नुकसान में रहेंगे। तो यिन जिहुआंग ने स्वीकार किया, साथी दाववादी, हम सभी अपने समय के शीर्ष व्यक्ति हैं और मार्शल आर्ट के मार्ग पर साथी यात्री हैं। एक दूसरे से लड़ना और मारना हमारे सौहार्द को नुकसान पहुंचाएगा, जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। हम सभी वांशु पर्वत के अंदर के खजाने के लिए आए थे। लिंग रुशान ने भी सलाह दी, लेकिन अब तक हम नहीं जानते कि अंदर क्या है। क्या होगा अगर यह स्वर्गीय खान की कब्र नहीं है और वहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं है? क्या ये हास्यास्पद नहीं होगा अगर हम इसके लिए मौत तक लड़ें? अंदर जो कुछ भी है वह महान जिया का है, हान दाओशिंग ने दृढ़ता से घोषणा की। मित्र हान, अब आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन
यिन जियुहुआंग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, लेकिन अगर यह वास्तव में स्वर्गीय खान की कब्र है तो क्या तुम दोनों ही इसकी रखवाली कर सकते हो? भले ही तुम अभी इसकी रखवाली कर सको, लेकिन क्या तुम इसे जीवन भर रखवाली कर सकते हो? हान दाओशेंग की अभिव्यक्ति खट्टी हो गई। दूसरा पक्ष तथ्य उगल रहा है। यद्यपि वह एक शीर्ष स्तर के ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो उनसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। और ग्रैंड मास्टर्स के ऊपर कुछ जाने माने ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स भी थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि यह वास्तव में स्वर्गीय खान की कब्र होती तो ये ग्रैंड मास्टर्स और ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स निश्चित रूप से झुंड में आते और ग्रेट जिया आसानी से इसका बचाव करने में सक्षम नहीं होते। तो फिर आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? हान दाओशेंग ने पूछा। उसका स्वर अभी भी कड़ा था, लेकिन थोड़ा कम। क्यों न इसे खोल दिया जाए और सभी लोग मिलकर खुदाई करें। खुदाई के बाद हम तय कर सकते हैं कि क्या करना है, लिंग रुशान ने सुझाव दिया। हान दाओशेंग चुप रहा और उसने तलवारधारी बुजुर्ग की ओर देखा। बाद वाला शाही आदेश पर आया था और निर्णय लेने का अधिकार उसके पास था। तलवार एल्डर नर्म पड़ गया। ठीक है। दोनों ग्रैंड मास्टर्स यिन जियुहुआंग और लिंग रुशान ने राहत की सांस ली। नीचे मौजूद खजाने की खोज करने वाले लोग भी रोमांचित थे। हम सभी के लिए एक साथ खोज करने हेतु वांशु पर्वत को खोलना, ये बहुत अच्छी बात है। ये यात्रा व्यर्थ नहीं थी। अगर मैं स्वर्गीय खान के खजाने पर अपना हाथ रख सकूं तो मैं बिना पछतावे के मर सकता हूं। हालांकि स्वॉर्ड एल्डर ने अपना स्वर बदल दिया। हालांकि वांशु पर्वत अंततः ग्रेट जिया का हिस्सा है, इसलिए प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ग्रेट जिया को 100 टैल चांदी का भुगतान करना होगा। खजाना खोजने वाले लोग अचंभित रह गए। क्या हमें अब भी चांदी का भुगतान करना होगा? ये स्पष्टतः जबरन वसूली है। किस आधार पर? सभी लोग जोरदार विरोध कर रहे थे। तलवार वाले बुजुर्ग ने ठंडी हंसी हंसी। किस आधार पर? इस बूढ़े के हाथ में तलवार के आधार पर। ऐसा कहते हुए उसने अपनी तलवार घुमाई और सबके सामने 100 झांग लंबी, 2 झांग चौड़ी और 5 झांग गहरी खाई बना दी। उसके बाद किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि 2 ग्रैंड मास्टर यिन जियुहुआंग और लिंग रुशान भी चुप हो गए। वे 100 टैल चांदी को लेकर स्वॉर्ड एल्डर से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। इसलिए सभी ने आज्ञाकारी ढंग से भुगतान किया और पहाड़ में प्रवेश करने के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। कुल मिलाकर 300,000 लोग यहाँ आए। प्रत्येक मार्शल कलाकार ने 100 टैल चांदी का भुगतान किया, जो सभी खजाना शिकारियों से संयुक्त रूप से 30 मिलियन टैल चांदी का भुगतान हुआ। यिन जियुहुआंग और लिंग रुशान की पलकें ये दृश्य देखकर फड़क उठीं। आधे दिन से भी कम समय में ग्रेट जिया ने 30 मिलियन टैल चांदी कमा ली थी। वे पैसे कमाने में बहुत अच्छे हैं। 30 मिलियन टैल चांदी एक साधारण राजवंश के राष्ट्रीय खजाने के वार्षिक राजस्व के बराबर थी। उनके जैसे ग्रैंड मास्टर्स के लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी। ओह, उन्हें कितना अफसोस हुआ होगा। काश उन्होंने इसका विरोध पहले ही कर दिया होता। दूसरों को पैसा कमाते देखना स्वयं पैसा गंवाने से भी अधिक पीड़ादायक था। लिंग रुशान ने एक तनावपूर्ण मुस्कान संभाली और कहा, आप महान जिया वास्तव में पैसा कमाना जानते हैं। यह आसान नहीं है। तलवार के बड़े ने उदासीनता से जवाब दिया। आखिरकार ये ग्रेट जिया का क्षेत्र है। यहाँ की हर इंच जमीन अमूल्य और पवित्र है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप लड़ाई शुरू करते हैं तो हम इस पैसे का उपयोग नुकसान की भरपाई के लिए कर सकते हैं। दोनों ग्रैंड मास्टरों के चेहरे खिल उठे। वह तो एक नंगा पहाड़ था। अगर वह नष्ट हो गया तो क्या नुकसान होगा? इस समय तलवार के बड़े ने खजाने के शिकारियों को आवाज दी, ध्यान दें, ये वांशो पर्वत है और यह हमारे महान जिया का क्षेत्र भी है। चूंकि आप यहाँ आए हैं, इसलिए आपको महान जिया के नियमों का पालन करना चाहिए। परेशानी मत उठाओ, अपने हथियार मत निकालो और अपने काम से काम रखो, अन्यथा ये बूढ़ा आदमी विनम्र नहीं होगा। खजाने के शिकारियों ने डरते हुए जवाब दिया, हम हिम्मत नहीं करेंगे। तलवार बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, अब आप पहाड़ में प्रवेश कर सकते हैं। सेना ने रास्ता बनाया और खजाने की खोज करने वाले लोग तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और अंदर जाकर खजाने की खोज करने के लिए अधीर हो गए। लेकिन उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को गुफा से बाहर आते देखा। खजाने की खोज करने वाले लोग तुरंत उत्साहित हो गए। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 181 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 222.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 222.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 222.2। लोग बाहर आ रहे हैं। क्या तुम्हें खजाना मिल गया? बोलो, क्या अंदर स्वर्गीय खान की कब्र है या कुछ और? जो समूह अभी अभी बाहर आया था वह अचंभित रह गया।
उन्होंने सोचा कि वे एक आपदा से बच गए हैं और अब एक नई शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इसके बजाय उनका सामना लोगों के एक समुद्र से हुआ। भीड़ उन्हें उत्तेजित निगाहों से देख रही थी, मानो उन्हें खा जाने को तैयार हो। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, हम लौह तलवार संप्रदाय के अनुयायी हैं। यदि आप हमारे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं तो लौह तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग और संप्रदाय के नेता आपको नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बोलते बोलते उनकी आवाज़ें कमज़ोर होती गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस समूह के लोगों में से कई लोग उनके संप्रदाय के नेता और बुजुर्गों की तरह ही शक्तिशाली थे, जो कि भयावह था। क्या आप लौह तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं? एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति आगे बढ़ा। युवा लोगों का समूह जो अभी अभी वहां से निकला था, उसे देखकर राहत की लहर महसूस करने लगा, जैसे उन्हें जीवन रक्षक मिल गया हो। एल्डर लियू, आप आ गए। यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? वे लौह तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग के पीछे एकत्र हुए, मानो इससे उनके दिलों का डर कम हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि लौह तलवार संप्रदाय का बुजुर्ग भी अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। यदि ये लोग उसके अपने संप्रदाय से न होते तो वह इतना विशिष्ट रूप से सामने नहीं आना चाहता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय ग्रैंड मास्टर्स आ पहुंचे। यिन जियुहुआंग ने एक सुखद भाव से कहा, तो आप लौह तलवार संप्रदाय के युवा नायक हैं। मैंने सुना है कि आप कई दिनों से अंदर हैं और अभी अभी बाहर आए हैं। आपने अंदर क्या देखा और आपको क्या मिला? क्या आप इसे मेरे साथ साझा कर सकते हैं? एल्डर लियू, ये कौन है? अनादर मत करो, लौह तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। ये बुजुर्ग महान यिन साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर यिन जियुहुआंग हैं। यह महान डोंग साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर लिंग रुशान है और यह है। लौह तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने बड़े सम्मान के साथ एक एक करके उनका परिचय कराया। शिष्यों का समूह दंग रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें 4 ग्रैंड मास्टर्स से बात करने का मौका मिलेगा। क्या ये सम्मान था या दुर्भाग्य? गुफा के अंदर जो कुछ भी तुमने पाया उसे बिना कुछ छिपाए उन्हें बताओ, समझे? लौह तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने असहाय होकर कहा। इतने सारे शक्तिशाली लोगों की मौजूदगी में कोई भी रहस्य छिपाए रखना असंभव था। हाँ बड़े, हम समझ गए। वे कांप उठे। उन्होंने अपना पेट भरने के लिए पानी का घूंट लिया और कुछ सूखा खाना खाया। फिर उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई को आगे धकेल दिया। सबसे बड़े भाई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सच बताऊं तो हमें गुफा में कुछ भी नहीं मिला, इसलिए हम नहीं जानते कि कैसे समझाना शुरू करें। तुम कई दिनों से अंदर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, ये कैसे संभव है? युवा नायक, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, लिंग रुशान ने उदास होकर कहा। उसका स्वर असंतोष से भरा था। सबसे बड़े भाई ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, ये सच है। हम आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अंदर और भी घुमावदार और आपस में जुड़ी हुई गुफाएं हैं और आप अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते हैं। हालांकि हमने अंदर कुछ दिन बिताए, लेकिन हमारा सारा समय बाहर निकलने का रास्ता खोजने में बीत गया और हम बस अपना रास्ता खोजने में कामयाब रहे। मैं अपने माता पिता की जान की कसम खा सकता हूँ। ये देखकर कि वह झूठ नहीं बोल रहा था, तलवारबाज ने कहा, हमें विस्तार से बताओ कि गुफा में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ। हाँ, तलवार बुजुर्ग, सबसे बड़े भाई ने गुफा में प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी हुआ सब विस्तार से बताया। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुफा बहुत गहरी थी, गुफाओं के भीतर गुफाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। ये सभी लोग शक्तिशाली मार्शल कलाकार थे, फिर भी वे वहां खो सकते थे और बाहर निकलने के लिए उन्हें दिन रात लग जाते थे, जो वास्तव में भयावह था। हालांकि इसका ये भी अर्थ था कि अंदर कुछ असाधारण अवश्य है, अन्यथा गुफाओं का इतना व्यापक नेटवर्क बनाने की जहमत कौन उठाएगा? इसका उद्देश्य क्या था? क्या ये सचमुच स्वर्गीय खान का मकबरा हो सकता है? वहां इतना समय बिताने के बाद क्या आपको कोई और मिला? कोई आगे बढ़ा। सबसे बड़े शिष्य ने ईमानदारी से उत्तर दिया, सच बताऊं तो पहली गुफा के टूटने के बाद से हम किसी और से नहीं मिले हैं। हमें ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे मरे हैं या जीवित हैं। कृपया हमें माफ़ कर दें। इतने लंबे समय तक वहां रहने के बाद भी क्या तुम्हें कुछ नहीं मिला? लिंग रुशान ने पूछा, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। खैर, हमें वास्तव में कुछ भी नहीं मिला। सबसे बड़े शिष्य और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। लेकिन इस समय 16 वर्षीय लड़के ने धीरे से अपना हाथ उठाया और धीमी आवाज में बोला, उम्मा, मेरे पास एक छोटी सी खोज है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह गिनी जाएगी या नहीं। कौन सी खोज? सभी ने पूछा। यह, लड़के ने अपनी जेब से कुछ निकाला। यह एक नाजुक और उत्कृष्ट चीनी मिट्टी का टुकड़ा था जो पहले से ही क्षतिग्रस्त था और उस पर एक अनोखा पैटर्न बना हुआ था। यह क्या है? भीड़ आश्चर्यचकित थी। यिन जियुहुआंग की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से उस वस्तु को छीन लिया और उसे ध्यान से जांचते हुए कहा, यह नौ ड्रैगन सर्पिल पैटर्न है। नौ ड्रैगन सर्पिल पैटर्न क्या है? सभी ने हैरान होकर पूछा। नौ ड्रैगन सर्पिल पैटर्न इस चीनी मिट्टी के बर्तन पर पैटर्न को संदर्भित करता है। ये 3000 साल पहले खान साम्राज्य के दौरान एक विशेष रूप से लोकप्रिय शैली थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय के स्वर्गीय खान ने इस सर्पिल पैटर्न का समर्थन किया, इसे विभिन्न नक्काशी पर अंकित करने का आदेश दिया।
लोगों ने इसका अनुसरण किया और यह उस समय के रुझानों में से एक बन गया। खान साम्राज्य युग से 9 ड्रैगन सर्पिल पैटर्न। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा का निर्माण संभवतः खान साम्राज्य के दौरान हुआ होगा। उस युग में ऐसी गुफा बनाने की क्षमता किसके पास थी? स्वर्गीय खान, चंगेज खान। और उसने इतनी जटिल और विशाल गुफा क्यों बनवाई होगी? उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में। हर कोई मूर्ख नहीं था और जल्दी से सब कुछ समझ गया। अपने सामने अथाह गुफा को देखकर उनकी आंखें उत्साह से जलने लगीं। समयरेखा मेल खा गई, परियोजना मेल खाती है। ये गुफा संभवतः स्वर्गीय खान की कब्र हो सकती है। अंदर शायद अनगिनत धन संपत्ति हो, अद्वितीय शक्ति के हथियार और स्वर्गीय खान की अजेय साधना विधियां। इस समय हर कोई इसमें कूदने और खजाने की खोज करने के लिए उत्सुक था। तुम्हें ये कहाँ से मिला, नौजवान? लिंग रुशान ने लड़के के कंधे पर थपथपाते हुए कोमल स्वर में पूछा। इस बात से अभिभूत 16 वर्षीय लड़के ने जवाब दिया, वरिष्ठ अधिकारी को बताए, मुझे ये गुफा के अंदर जमीन पर मिला था। मुझे लगा कि ये दिलचस्प है, इसलिए मैं इसे एक स्मारिका के रूप में वापस ले आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बड़ा होगा। आपने इसे उठाकर अच्छा किया। आपने हमें कई रहस्यों को सुलझाने में मदद की है और मेरी यात्रा को सार्थक बनाया है। लिंग रुशान ने ठहाका लगाया, ये वस्तु तुम्हारी है। इसे स्मृति चिन्ह के रूप में वापस ले जाओ। तुम्हारा नाम इतिहास की किताबों में अवश्य दर्ज होगा। ऐसा कहकर उसने चीनी मिट्टी का टुकड़ा लड़के को वापस सौंप दिया। धन्यवाद, सीनियर, लड़के ने उत्साहपूर्वक उसे वापस लेते हुए कहा। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 182-269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए, जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 223.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 223.1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 223.1। इस बिंदु पर चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई थीं। उनके सामने स्थित कृत्रिम गुफा का निर्माण संभवतः 3000 वर्ष पूर्व स्वर्गीय खान द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा किया गया होगा। गुफाओं के घुमावदार और भूल भुलैया जैसे डिज़ाइन का कारण संभवतः कब्र चोरों को उनकी शाश्वत शांति में खलल डालने से रोकना है। यद्यपि खजाना उनकी आंखों के ठीक सामने है, फिर भी अंधेरे प्रवेश द्वार को देखकर सभी झिझकते हैं। वे अंदर जाना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। लौ तलवार संप्रदाय के शिष्य ने अभी जो कहा उसके अनुसार अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं और ध्यान दिए बिना खो जाना आसान है और बाहर निकलने का रास्ता न मिल पाना। इसलिए उन्हें अंदर जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि वे पता लगा सके कि अंदर क्या है। तो फिर किस तरह की तैयारियां जरूरी हैं? वहाँ कई हैं। सूखा भोजन, पानी, मशालें, चकमक पत्थर, रस्सी इत्यादि। उन्हें अपने साथ कुछ विशेषज्ञों को भी लाना होगा, अन्यथा वे रास्ता नहीं खोज पाएंगे। इससे तुरंत ही सभी के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो गई। इसके बाद सभी स्थानों से खजाना खोजने वाले लोग एक और अन्वेषण की तैयारी के लिए पास में ही शिविर लगाने लगे। ग्रेट जिया की सेना भी यहीं तैनात थी। उनका खजाना खोजने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने एक बड़ा बर्तन रखा, पानी उबाला, चावल और सब्जियां पकाईं, सब कुछ करीने से व्यवस्थित किया और फिर जोर से चिल्लाया, खाना, गर्मागर्म खाना, भूख लगे तो आकर खाओ। इस जोरदार नारे ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी खजाने के शिकारी चारों ओर इकट्ठे हो गए। क्या आप खाना बेच रहे हैं? हाँ, सैनिकों ने सिर हिलाया। भाप से भरे भोजन को देखकर खजाने की खोज करने वाले अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सके। इस भोजन की कीमत कितनी है? सैनिक ने उत्तर दिया, प्रति सेवा 5 ताइल चांदी। खजाने की खोज करने वाले लोग क्रोधित हो गए। आप इस फीके सूप के लिए प्रति सेवारत 5 टैल चांदी की मांग कर रहे हैं? हाँ, यहाँ तो मांस भी नहीं है और तुम में इतनी हिम्मत है कि हमसे 5 ताल चांदी मांगने की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने इतना महंगा खाना कभी रेस्तरां में भी नहीं खाया। आप मुनाफाखोरों के अलावा कुछ नहीं हैं। सैनिक अधीर हो गए। अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो तो भाग जाओ। यहाँ समय बर्बाद करना बंद करो। तुम यह उपभोक्ताओं के प्रति बहुत अनादर है। सावधान रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा। खजाने की खोज करने वालों ने कड़ा विरोध किया। सिपाही ने जवाब दिया, तो फिर जाकर शिकायत करो। ये कीमतें महाराज ने तय की हैं। खजाने के शिकारी चिल्लाए, भाड़ में जाओ। जब ऊपरी बीम सीधी नहीं होगी तो निचली बीम टेढ़ी होगी। TLN। यदि प्रभारी लोग अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका अनुसरण करने वाले लोग भी संभवतः खराब व्यवहार करेंगे। खजाने की खोज करने वाले सभी लोग असहाय थे।
अपने सामने भाप से भरे भोजन को देखकर और बिना अच्छे भोजन के खजाने की खोज में यात्रा करते समय झेली गई कठिनाइयों के बारे में सोचते हुए एक बार अपनी भूख मिटाने के लिए 5 टैल चांदी खर्च करना अस्वीकार्य नहीं लगा। मुझे एक सर्विंग दे दो। ये रहे 5 टैल चांदी के। मेरी भूख बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे 4 सर्विंग दे दो। ये रहे 20 टैल चांदी के। मैं 3 सर्विंग्स ले लूंगा, धन्यवाद। वहां बहुत से खजाना खोजने वाले लोग उत्सुकता से भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए सभी भोजन बिकने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। पहले दिन कुल 500,000 सर्विंग्स बेची गईं, जिससे लगभग 2.5 मिलियन टैल की कमाई हुई। दूसरे दिन महान जिया सैनिकों ने एक बार फिर अपनी दुकान स्थापित की। खाना तैयार है। गर्मागर्म खाना बिक्री के लिए उपलब्ध है। भूख लगे तो आएं और खरीदें। खजाने की खोज करने वाले एक बार फिर चारों ओर एकत्रित हो गए। एक के लिए कितना? क्या आप इसे सस्ता बना सकते हैं? सिपाही ने कहा, अभी 5 ताल चांदी है, कोई मोल तोल नहीं। खजाने की खोज करने वाले क्रोध से कांप उठे। फिर से भोजन के लिए 5 तैल चांदी। आप स्पष्ट रूप से हमारे साथ वध की जाने वाली भेड़ों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सिपाही ने जवाब दिया, खाना है तो खरीद लो, नहीं तो चले जाओ। खजाने के शिकारी चिल्ला उठे, भाड़ में जाओ। वे कई वर्षों तक नदियों और झीलों में दूर दूर तक यात्रा करते रहे थे और उन्होंने ऐसे घमंडी व्यवसायी कभी नहीं देखे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। एक युवा खजाना शिकारी चिल्लाया, जब तुमने कल मुझे मारा था तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया था, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं सुअर बन जाऊंगा। चलो, यहाँ नहीं खाते। चलो शहर में खाते हैं जहाँ हमारा शोषण नहीं होगा। तुरंत सहमति के स्वर उठने लगे। ये सही है, चलो शहर में खाना खाने चलें। सोचिए, 5 ताइल चांदी से हम शहर में कितना अच्छा खाना खा सकते हैं। इस कीमत को सहन करने और फिर भी खराब भोजन खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महान जिया सैनिकों ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आगे बढ़ो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। बस एक दोस्ताना अनुस्मारक, निकटतम शहर 400 ली दूर है। अगर तुम आगे पीछे जाओगे तो यह 800 ली होगा। भले ही हमें 800 ली तक भागना पड़े, यह आपकी बकवास सहने से बेहतर है। खजाने की खोज करने वाले लोग बहुत परेशान थे। महान जिया सैनिक ने उत्तर दिया, मैं निकटतम शहर के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ तक निकटतम भोजन की बात है, वह 800 ली नहीं बल्कि 1600 ली है। क्यों हो? महान जिया सैनिकों ने उपहास किया, क्योंकि हमने 800 ली के दायरे में सारा खाना ले लिया है। इसलिए अगर आपको पूरा खाना चाहिए तो आपको 800 ली से आगे जाना होगा। क्या ये 1600 ली का चक्कर नहीं है? खजाने की खोज करने वाले अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे, भाड़ में जाओ। उनमें से एक ने उत्तेजित ग्रेट जिया सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप इतने दुर्भावनापूर्ण हैं कि वास्तव में यहाँ के बाजार पर एकाधिकार कर रहे हैं। तुम लोगों को बहुत परेशान करते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम एकजुट होकर तुम पर हमला कर देंगे? महान जिया सैनिकों ने उपहास किया, तुम्हें आभारी होना चाहिए कि हम तुम्हें खाना दे रहे हैं। हम तुम्हें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो उसे उच्च अधिकारियों के पास ले जाओ। अगर महामहिम ने तुम्हें जवाब में एक भी शब्द दिया तो इसे मेरा नुकसान समझो। खजाना शिकारी, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, तुम खा रहे हो या नहीं? मैं खाऊंगा। सभी ने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। भोजन की तलाश में 800 ली दूर भागना तो प्रश्न से बाहर था। हालांकि वे असाधारण चाल कौशल वाले मार्शल कलाकार थे, फिर भी 800 ली दौड़ने से जान चली जाती। एक आने जाने का किराया 1600 ली होगा, कौन इसे सहन कर सकेगा? खास तौर पर जब खजाना इतना करीब था, तो क्या होगा अगर वे इसे बाल बाल चूक गए? क्या उन्हें इसका पछतावा नहीं होगा? ये निराशाजनक है, लेकिन भोजन पर थोड़ा पैसा खर्च करना ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इस प्रकार भोजन का बैच एक बार फिर बिक गया। खजाना खोजने वालों के इस समूह की सेवा के लिए ग्रेट जिया ने न केवल भोजन बल्कि विभिन्न प्रकार के सामान भी उपलब्ध कराए। वहां मशालें और आग जलाने के उपकरण, पानी की बोतलें और लौकी, आसानी से रखे जा सकने वाले सूखे केक, टेंट और तौलिए, शराब और कीट विकर्षक, रस्सियां और यहाँ तक कि लुओयांग फावड़े और ड्रैगन खोजने वाले रूलर भी सभी के लिए तैयार थे। ये वास्तव में वह सब कुछ था जिसकी किसी को आवश्यकता हो सकती थी। TLN, लुओयांग फावड़े और ड्रैगन सीकिंग रूलर पुरातत्व और फैंग शुई से संबंधित उपकरण हैं। खजाने की खोज करने वाले लोग बहुत प्रभावित हुए। ग्रेट जिया में आप लोग वास्तव में बहुत विचारशील हैं। बिल्कुल, महान जिया सैनिकों ने गर्व से कहा। महामहिम ने कहा, ग्राहक भगवान है, ग्राहक सर्वशक्तिमान है। हमारे ग्राहकों की सेवा करना हमारा अपरिहार्य कर्तव्य है। बहुत बढ़िया कहा महाराज। वैसे इन सूखे केक का कितना खर्च आएगा? ये सूखे केक बहुत सस्ते हैं, केवल 3 ताइल चांदी। खजाने के शिकारी बोले, कुतिया, तुम इसे सस्ता कहती हो। सैनिकों ने आत्मविश्वास से बचाव किया, ये सस्ता कैसे नहीं है? हमारे सूखे केक विशेष रूप से बनाए जाते हैं और आधे महीने बाद भी खराब नहीं होते। जब आप खजाने की तलाश में गुफाओं में प्रवेश करते हैं तो आप कई दिनों तक वहां रह सकते हैं। इन सूखे केक के साथ आप आसानी से खजाने की खोज करने में सक्षम होंगे। ये सिर्फ केक नहीं हैं,
वे सचमुच एक अतिरिक्त जीवन है, आपका जीवन। क्या आप कह रहे हैं कि आपका जीवन इतना मूल्यवान नहीं है? खजाने की खोज करने वाले। और इस पानी की बोतल की कीमत कितनी है? बहुत सस्ता, 10 तैल चांदी प्रत्येक। खजाने के शिकारी बोले, कुतिया, तुम इसे सस्ता कहती हो। ये सस्ता कैसे नहीं है? वैसे भी 10 तैल चांदी से आप क्या कर सकते हैं? सैनिकों ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया, एक व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। यह पानी की बोतल पानी ले जा सकती है और एक महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचा सकती है। क्या आपकी जान 10 तैल चांदी से अधिक मूल्यवान नहीं है? सबके चेहरे मुरझा गए। एक साधारण पानी की बोतल का मूल्य 10 तैल चांदी के बराबर बताना सचमुच कुछ खास बात है। इस टॉर्च की कीमत कितनी है? ये टॉर्च सस्ती तो नहीं है, लेकिन महंगी भी नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ 3 तैल चांदी है। अगर आप एक बंडल खरीदते हैं तो इसकी कीमत 30 तैल होगी। खजाने की खोज करने वाले लोग बोले, कुतिया, तुम इसे महंगा नहीं कहती। ये महंगा कैसे है? जैसा कि कहावत है, एक व्यक्ति बिना भोजन और यहाँ तक कि बिना पानी के भी रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बिना नहीं। एक गुफा के अंधेरे में इस मशाल की रोशनी आपको उम्मीद दे सकती है। क्या आपकी जान 30 तैल से ज्यादा कीमती नहीं है? तुम बकवास। खजाने के शिकारी अचंभित थे। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 183 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। जानिए सफ़ेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 223.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 223.2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 223.2। उस समय ग्रेट जिया सैनिकों ने चिल्लाकर कहा, आओ और अभी खरीदो। हमारे पास सूखे केक, पानी की बोतलें, मशालें, टैंक, तौलिए और बहुत कुछ है जो हर दिन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। एक बार बिक जाने के बाद आपका काम खत्म हो गया। ये सुनकर सभी चिंतित हो गए। मुझे उन मशालों के 10 बंडल दे दो। मैं 10 पानी की बोतलें ले लूँगा। मुझे ऐसे 100 सूखे केक चाहिए। कुछ ही समय में सब कुछ छीन लिया गया। यद्यपि उन्होंने मौखिक रूप से विरोध किया, परंतु उनके कार्य ईमानदार थे। इस दृश्य को देखकर ग्रैंडमास्टर्स आश्चर्यचकित हो गए। ग्रैंडमास्टर लिंग रुशान ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टिप्पणी की, ग्रेट जिया वास्तव में पैसा कमाना जानता है। मैंने अब इसे सच में देखा है। यिन जियुहुआंग ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में, जब दूसरे लोग खजाने की खुदाई में व्यस्त हैं, तो आप व्यापार करने में व्यस्त हैं। ऐसी व्यावसायिक सूझबूझ के साथ यह अनुचित होगा कि ग्रेट जिया का उदय न हो। तुम हमारी बहुत चापलूसी करते हो। हम तो बस अपना गुजारा चलाने की कोशिश कर रहे थे। तलवार एल्डर दिल खोलकर हंसा। ये सही है। आखिरकार महामुहिम को पूरे देश के आम लोगों के लिए प्रावधान करना है। यह आसान नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हमें अपनी आय बढ़ाने और खर्च कम करने के तरीकों के बारे में सोचना होगा। हान दाओशेंग भी हंसी में शामिल हो गया। इस समय वांशु पर्वत पर हो रही हर घटना तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही थी। ऐसा संदेह है कि यह गुफा 3000 वर्ष पूर्व खान साम्राज्य काल की एक वास्तुशिल्प परियोजना है, तथा ये बहुत संभव है कि यह वही मकबरा हो जिसे स्वर्गीय खान ने स्वयं को दफनाने के लिए बनवाने का आदेश दिया था। स्वर्गीय खान की कब्र जल्द ही खोजी जा सकती है। ये सहस्राब्दी में एक बार होने वाली घटना है। अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बन पाया तो मुझे निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे ग्रेट जिया जाना चाहिए। मुझे खजाने की खोज में जाना चाहिए। बहुत से लोग उत्साहित हो रहे थे। स्वर्गीय खान की कब्र प्रकट होने वाली थी। किंवदंती है कि इसके अंदर अनंत धन, दुनिया में अद्वितीय दिव्य हथियार और स्वर्गीय खान द्वारा स्वयं की गई परम साधना तकनीकें मौजूद हैं। यदि कोई इसे पा सके तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। भले ही वे इसे प्राप्त न कर सकें, फिर भी अपने क्षितिज को व्यापक बनाना बहुत अच्छा होगा। ऐसे विचार मन में रखते हुए लोग ग्रेट जिया की ओर चल पड़े। परिणामस्वरूप वांशों पर्वत पर लोगों की संख्या बढ़ गई और लिन बेईफान की कमाई और भी अधिक बढ़ गई। इस बीच महान लुओ शाही महल के महान लुओ सम्राट निराश हो रहे थे। इतनी उत्तम योजना और उस कुत्ते सम्राट ने उसे इतनी आसानी से चकमा दे दिया। मूलतः उन्होंने ग्रेट जिया के लिए परेशानी पैदा करने और उसके विकास में बाधा उत्पन्न करने के इरादे से अफवाहें फैलाई थीं। लेकिन अब एक कब्र की खोज हो चुकी थी जिसके बारे में संदेह था कि वह स्वर्गीय खान की है, जिससे सभी लोग ग्रेट जिया की सीमाओं के भीतर खजाने की खोज के लिए आकर्षित हो रहे थे। इससे न केवल उनकी समस्या हल हो गई, बल्कि उन्हें भारी मुनाफा भी हुआ। मुझे समझ नहीं आता ये किस्मत है या हुनर। वह इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ग्रेट जिया अब भाग्य बना रहा था।
प्रतिदिन लाखों टैल आने के कारण मासिक कुल संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है, यहाँ तक कि संभवतः 100 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। भगवान, ये तो किसी साम्राज्य के राष्ट्रीय खजाने की वार्षिक आय के बराबर है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेट लुओ सम्राट की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। लानत है, वह फिर से धन कमा रहा है। उसे धन कमाते देखना मेरे अपने धन को खोने से भी अधिक दर्दनाक है। यदि स्वर्गीय खान की कब्र ग्रेट लुओ में होती तो कितना बढ़िया होता। इस समय वहां एक और व्यक्ति था जो ईर्ष्या से हरा हो गया था। ग्रेट जिया इंपीरियल पैलेस के अंदर लिन बेईफान की बांह को पकड़ते हुए याओ याओ ने कहा, मेरे छोटे मूर्ख सम्राट, देखो तुम कितना पैसा कमा रहे हो। क्या तुम लूट का थोड़ा हिस्सा साझा नहीं कर सकते? बस थोड़ा सा। लिन बेईफान ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कैसे प्रस्ताव करते हैं कि हम साझा करें? हमारे दानव संप्रदाय के व्यापारियों को वांशो पर्वत पर दुकान स्थापित करने दें। याओ याओ की आंखें पैसे की संभावना से चमक उठीं। लिन बेईफान ने अपना सिर हिलाया, नहीं, आपको लाभ होगा, लेकिन मुझे पैसे का नुकसान होगा। याओ याओ ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा, इस बारे में क्या ख्याल है? यदि आप हमें एक हिस्सा देते हैं तो हमारा दानव संप्रदाय और महान जिया एक गठबंधन बनाएंगे और खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय अपनी पूरी ताकत से दूसरों से निपटेंगे। मैं आपको वांशु पर्वत पर व्यवसाय नहीं दे सकता, लेकिन चलो एक अलग शर्त पर बातचीत करते हैं। लिन बेईफान सीधे बैठ गए और कहा, हम अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए एक गठबंधन बनाएंगे, लेकिन अगर हम खजाना खो देते हैं तो आपको शेर का हिस्सा, बड़ा हिस्सा मिलेगा। कैसा रहेगा? हम दानव संप्रदाय 70% चाहते हैं। याओ याओ ने लालच में अपने हाथ से 7 का चिन्ह बनाया। सौदा, ये तय हो गया, लिन बेईफान ने जोर से कहा। याओ याओ बहुत खुश थी। इतने लंबे समय से तुम्हें जानने के बाद तुम आखिरकार एक बार उदार हो गई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने लिन बेईफान के सिर को गले लगाया और उसे कुछ चंचल काटने दिए, फिर उत्साह से व्यवस्था करने के लिए भाग गई। उसे जाते हुए देखकर लिन बेईफान मन ही मन हंसने लगा। खजाने का 70% केवल तभी जब कोई वास्तविक खजाना खोदा जा सके, उसे आपके साथ साझा किया जा सकता है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आहा, लिन बेईफान ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी चाय पी, फिर एम्पायर सैंडबॉक्स गेम खोला और वांशो माउंटेन पर सब कुछ पर नजर रखी। काफी समय हो गया है, अब आप सभी को थोड़ा उत्साह देने का समय आ गया है। उन्होंने गुफा में हेरफेर करने के लिए तुरंत ही ईश्वर के हाथ की सुविधा का उपयोग किया। अगले 2 दिनों में कुछ और लोग गुफा से बाहर निकल आए। उनके प्रकट होने से बाहरी दुनिया को उत्साहवर्धक खबर मिली। उदाहरण के लिए, 9 ड्रैगन सर्पिल पैटर्न वाले कुछ टूटे हुए मिट्टी के बर्तन जो खान साम्राज्य युग की महिमा का प्रतीक हैं, या कुछ मानव खोपड़ियां जिनके 3000 वर्ष पुराने होने का संदेह है, या कुछ विचित्र भित्तिचित्रों को देखना जो 3000 वर्ष पूर्व और पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की ओर स्वर्गीय खानों के अभियानों के दृश्यों को दर्शाते हैं, या फिर जंग लगे चाकू की खोज जो 3000 वर्ष पहले खान के शाही महल से संबंधित था। इन सभी बातों ने बिना किसी अपवाद के गुफा के स्वर्गीय खान से घनिष्ठ संबंध की पुष्टि की। खजाने की खोज करने वाले लोग बहुत उत्साहित थे। पहले मैं केवल 50 से 60% ही निश्चित था, लेकिन अब मैं 90% निश्चित हूं कि हेवनली खान को यहीं दफनाया गया होगा। हाँ, स्वर्गीय खान को अंदर दफन किया जाना चाहिए। यदि यहाँ स्वर्गीय खान की कोई कब्र नहीं है तो मैं अपना सिर काट लूंगा और तुम्हें इसे एक चैम्बर पॉट के रूप में उपयोग करने दूंगा। स्वर्गीय खान की कब्र अंततः उभरने जा रही है। जीवन भर का सबसे बड़ा खजाना, मैं आ रहा हूँ। हा। खजाने की खोज करने वाले अब और इंतजार नहीं कर सके। उन्होंने बड़ी मात्रा में धन लगाकर विभिन्न खाद्य सामग्री और उपकरण खरीदे और एक के बाद एक वे गुफा में प्रवेश कर गए। तारांकन फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 184 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। वियाग्रा को भूल जाओ, पुरुषों के लिए सबसे अच्छी दवा। देखो रहिए, 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 224.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 224.1। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 224.1। खजाने की खोज में गुफा में प्रवेश करने वालों में लौह तलवार संप्रदाय के सदस्य भी शामिल थे, जिनका नेतृत्व पहले वाले वरिष्ठ भाई ही कर रहे थे। अपनी पहली खजाने की खोज की तुलना में इस बार वे पूरी तरह से सुसज्जित थे। क्या भोजन और पानी तैयार है? तैयार हो जाओ, बड़े भाई। क्या चकमक पत्थर और मशाले तैयार हैं? तैयार हो जाओ, बड़े भाई। क्या ड्रैगन खोजने वाले शासक और लुआंग फावड़ा तैयार हैं? तैयार हो जाओ, बड़े भाई। सब कुछ जांचने के बाद बड़े भाई बहुत संतुष्ट हुए। अच्छा, जब सब तैयार हैं तो चलो चलें। हाँ, बड़े भाई। सब ने अपनी मशालें जला लीं।
बड़े भाई ने जलती हुई मशालों को देखा जो उनके पैसे जलाती हुई लग रही थीं और उन्हें दर्द का एहसास हुआ। ये बहुत ज़्यादा खर्च है। एक मशाल ही काफ़ी है। क्या ज़मींदार के परिवार के पास कोई अतिरिक्त अनाज है? TLN, हमें चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, भले ही हमें लगे कि हमारे पास बहुत कुछ है। हाँ बड़े भाई, अन्य मशालें एक एक करके बुझ गईं और केवल एक ही आगे बढ़ने के लिए बची। कुछ मूल्यवान चीज़ पाने की उम्मीद में उन्होंने इस बार एक अलग रास्ता चुना। यात्रा की नीरसता को कम करने के लिए वरिष्ठ भाई ने कहा, साथ ही कनिष्ठ भाइयों और बहनों, खजाने की खोज में गुफा में प्रवेश करने का ये हमारा दूसरा मौका है। दूसरों की तुलना में हमारे पास खजाना खोजने का एक बड़ा मौका है। भले ही असली खजाना हमारी पहुंच से बाहर हो, लेकिन अगर हम इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो हमें निश्चित रूप से पुरस्कार का हिस्सा मिलेगा। उन पुरस्कारों का एक छोटा सा अंश ही हमारे लिए वित्तीय चिंताओं से मुक्त जीवन जीने के लिए पर्याप्त होगा। तो सभी लोग तैयार हो जाए और खजाने की खोज में अपना सब कुछ लगा दीजिए ताकि हम अपना भाग्य बना सकें। हाँ बड़े भाई, ऐसी आशाओं के साथ वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। पहले तो उन्हें कई साथी यात्री मिले, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए वे अकेले रह गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तभी वरिष्ठ भाई ने कहा, चलो वापस चलें। बड़े भाई, सभी लोग हैरान दिखे। गंभीर भाव से वरिष्ठ भाई ने कहा, हम 2 घंटे से अधिक समय से चल रहे हैं, 50 या 60 ली की दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इस रास्ते पर बने रहने के बजाय दूसरा रास्ता तलाशना बेहतर है। शायद देर हो रही है, इसलिए वापस चलते हैं। हाँ बड़े भाई, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। क्या तुमने कोई निशान बनाया है? हम पिछली बार की तरह खो जाने का जोखिम नहीं उठा सकते, वरिष्ठ भाई ने पूछा। एक सीधे सादे और ईमानदार युवक ने हाथ उठाकर कहा, बड़े भाई निश्चिंत रहो, मैंने रास्ते में जगह जगह निशान बना दिए हैं। हम निश्चित रूप से अपना रास्ता वापस पा लेंगे। अच्छा चलो अब वापस चलते हैं। वे चिन्हों का अनुसरण करते हुए वापस चले गए। हालांकि आधे घंटे से भी कम समय में उन्हें पता चला कि निशान गायब हो गए थे। वह सीधा सादा युवक घबरा गया, मुझे याद है यहाँ एक निशान था, वह कहाँ चला गया? वरिष्ठ भाई, ये सचमुच शापित की तरह है। बड़े भाई, अब हम क्या करें? क्या हम अब भी अपना रास्ता खोज सकते हैं? हर कोई कुछ हद तक चिंतित था, लेकिन बड़े भाई ने शांत रहते हुए कहा, सब घबराओ मत। आखिर यह स्वर्गीय खान की कब्र है, कुछ भी हो सकता है। सौभाग्य से मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। वरिष्ठ भाई ने अपने पीछे खड़े किसी व्यक्ति की ओर सिर हिलाया, जिसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बक्सा नीचे रख दिया। इसे खोलने पर उन्होंने अंदर एक कबूतर देखा। बड़े भाई ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, ये कबूतर हमारे संप्रदाय से उधार लिया गया है। ये वापस जाने का रास्ता जानता है और हमें ज़रूर वापस ले जाएगा। बड़े भाई बहुत बुद्धिमान हैं, वे सब एक स्वर में चिल्लाए। उन्होंने कबूतर को छोड़ दिया और उसका पीछा किया। कबूतर उड़ता गया और उड़ता गया, उनकी उम्मीदों को आगे ले जाता गया। तभी कबूतर दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। लौ तलवार संप्रदाय के शिष्य। किसी ने कबूतर को जमीन से उठाया तो हड़कंप मच गया। बड़े भाई, लगता है कबूतर मर गया है। अब हम क्या करें? अरे, यह अचानक कैसे मर गया? वह अचानक दीवार से क्यों टकराया? वह क्या सोच रहा था? कबूतर के बिना अब हम क्या करेंगे? वरिष्ठ भाई, एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। अपने पद के अनुरूप वरिष्ठ भाई ने इस स्थिति का सामना करते हुए शांत भाव से कहा, सब लोग घबराएं नहीं। कबूतर मर भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और योजना है। तब बड़े भाई ने अपनी जेब से चंदन की एक लकड़ी निकाली। जलने के बाद इससे बैंगनी रंग का धुआं निकला जो एक निश्चित दिशा में बह गया। वरिष्ठ भाई गर्व से हंसे, ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने विशेष रूप से तैयार किया है। इसे मिस्टिक ट्रेस इंसेंस कहा जाता है, जो हवा के प्रति बेहद संवेदनशील है। अगर हम इसका अनुसरण करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम बाहर निकल पाएंगे। बड़े भाई बहुत होशियार हैं, सभी ने फिर चिल्लाकर कहा। इसलिए वे बैंगनी धुएं का अनुसरण करते हुए अपने रास्ते पर चल पड़े। लगभग आधे घंटे के बाद वे पुनः वहीं पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लौ तलवार संप्रदाय के शिष्य। वरिष्ठ भाई, ऐसा लगता है कि हम वापस आ गए हैं। क्या हम पुनः खो सकते हैं? बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? एक बार फिर दहशत फैल गई। वरिष्ठ भाई को भी घबराहट होने लगी थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। डरो मत, मेरे पास एक और योजना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपने सभी प्रयासों के बावजूद वरिष्ठ भाई अभी भी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सका। ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं हुआ, बल्कि अन्य खजाना खोजने वालों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थीं, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि इससे कोई मदद नहीं मिली और वे अपना रास्ता नहीं खोज पाए। इस बीच शाही महल में लिन बेईफान खुशी से एम्पायर सैंडबॉक्स के साथ खेल रहा था। जब भी उसे कोई मार्गदर्शक रस्सी दिखती तो वह चुपके से उसे काट देता। जब भी उसे कोई छोटी बिल्ली या कुत्ता दिखता तो वह चुपके से उसे मार देता। जब भी उसे कोई माकर दिखता तो वह चुपके से उसे नष्ट कर देता। उन्होंने गुफाओं को भी बेतरतीब ढंग से स्थानांतरित कर दिया, जिससे अंदर मौजूद लोग चक्कर लगाते रहे।
एम्पायर सैंडबॉक्स का उपयोग करने का ये सही तरीका है। जब तक आप अपनी सारी आपूर्ति समाप्त नहीं कर लेते, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार आधा महीना इसी तरह बीत गया। गुफाएं वस्तुतः एक तरफा यात्रा थीं, जिनमें बहुत कम लोग बाहर आते थे। जो लोग बाहर आए, उनका सामान लगभग समाप्त हो चुका था। इसके बाद उनके पास अपनी नाक सिकोड़ने और फिर से महान जिया से ऊंचे दामों पर खजाना खोजने की सामग्री खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस बीच बाहरी दुनिया और भी अधिक जीवंत हो गई थी। ये संख्या 300,000 से बढ़कर 500,000 हो गई थी। उनमें से इन्नेट मास्टर्स की संख्या तिगुनी अंकों तक पहुंच गई थी, और यहां तक कि ग्रैंड मास्टर विशेषज्ञों की संख्या भी 1 दर्जन से अधिक हो गई थी, जो वास्तव में एक भव्य घटना थी। हर कोई रातों रात अमीर बनने की उम्मीद लेकर आया था। बेशक ग्रेट जिया ने भी इससे खूब धन कमाया, उनके खजाने भर गए। हालांकि आधे महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई खास प्रगति न होने के कारण कई ताकतें अधीर हो रही थीं। इसलिए विभिन्न शक्तियों ने अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। तारांकन फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 185-269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मिटलर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 224.2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 224.2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 224.2। मूल रूप से हमें उम्मीद थी कि खजाने की खोज करने वाले आगे की खोज करेंगे और स्वर्गीय खान की कब्र को खोजने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन आधे महीने से अधिक समय बीत चुका है और कोई नतीजा नहीं निकला है। बाहर आने वालों के अनुसार गुफा बहुत अजीब है। चाहे आप कैसे भी चलें या कितनी भी तैयारी करें, आप फिर भी खो जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। यिन जियुहुआंग ने बैठक में जोर से कहा। क्या आपके पास कोई अच्छी योजना है? किसी ने पूछा। चलो सब लोग अपनी ताकत जुटाएं, सभी गुफाओं को तोड़ दें और जबरदस्ती स्वर्गीय खान की कब्र खोद लें। यिन जियुहुआंग ने गंभीर स्वर में कहा। यह अच्छा नहीं है, निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। लिंग रुशान ने अपना सिर हिलाया। इसमें क्या गलत है? यिन जियुहुआंग ने पूछा। लिंग रुशान ने समझाया, सबसे पहले उस गुफा में अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, जो सभी अलग अलग ताकतों के कुलीन शिष्य हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हम उनके बचने की संभावना को खत्म नहीं कर देंगे? यद्यपि हम ग्रैंड मास्टर हैं, हम निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और विश्व की भलाई की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके अलावा स्वर्गीय खान की कब्र गुफा के भीतर कहीं छिपी हो सकती है। अगर हम गलती से इसे नष्ट कर देते हैं तो क्या हमारी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये कदम अनुचित है। हमें इस पर और अधिक ध्यान से सोचना चाहिए। ग्रेट जिया का प्रतिनिधित्व करते हुए तलवार के बुजुर्ग ने कहा, अभी सिर्फ आधा महीना हुआ है। अभी बहुत समय है, इसलिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो कोई दूसरा उपाय सोचते हैं। ग्रेट जिया से आप हर दिन एक भाग्य बना रहे हैं, जाहिर है आप जल्दी में नहीं हैं। यिन जियुहुआंग ने शांत भाव से कहा। हाँ, ये जितना लंबा चलेगा, ग्रेट जिया उतना ही अधिक कमाएगा। लिंग रुशान ने कड़वाहट से कहा। क्या आप इसका कुछ हिस्सा साझा नहीं कर सकते? एक अन्य ग्रैंड मास्टर ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। अन्य ग्रैंड मास्टर्स भी ईर्ष्या से भरे स्वर में बोल उठे। उस युग के शीर्ष व्यक्तियों के रूप में हालांकि वे पैसे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन ग्रेट जिया की संपत्ति को बढ़ते देखकर, जिनकी दैनिक आय लाखों या करोड़ों में थी, वे ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। सब लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखो। हम जो पैसा कमाते हैं वह बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तलवार के बड़े ने आह भरी। ग्रैंड मास्टर की पलकें फड़कने लगी और वे मन ही मन कोसने लगे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेहनत की कमाई मेरे पैर। यह मूलतः लेटे लेटे पैसा कमाना है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी यहाँ आकर व्यापार कर सकते हो। हम तुम्हें नहीं रोक रहे हैं। तलवार एल्डर ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर ग्रैंड मास्टर्स इतने क्रोधित हुए कि वे किसी को मार डालना चाहते थे। कैसे? आपने ग्रेट जिया के क्षेत्र के भीतर सभी बाहरी ताकतों को साफ कर दिया है। उनकी सहायक सेनाओं के समर्थन के बिना आपूर्ति आसानी से नहीं लाई जा सकती। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें हैं। खैर, इन पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले स्वर्गीय खान की कब्र के बारे में बात करते हैं। ताओवादी संप्रदाय के एक ग्रैंड मास्टर ने कहा, यहाँ हर कोई अपनी अपनी ताकत का स्तंभ है और समय कीमती है। अगर हम इसे खींचते रहे तो कौन जानता है कि हम स्वर्गीय खान की कब्र कब खोज पाएंगे। इसलिए अब अपनी क्षमताओं को और नहीं छिपाना चाहिए।
आइए खजाने की खोज के लिए अपने प्रयासों को एक साथ लाएं, और एक बार जब यह मिल जाए तो हम इसे प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा ये सौदा है। 3 दिन बाद विभिन्न बल पुनः एकत्रित हुए। वे अपने साथ कई असाधारण व्यक्तियों को लेकर आए। ताओवादी संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर ने गर्व से किसी का परिचय कराया। मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ, ये हमारे ताओवादी संप्रदाय से हुबे 8 मास्टर हु हैं, जिन्हें दुनिया के अग्रणी फेंग शुई मास्टर के रूप में जाना जाता है। जब वे फेंग शुई मामलों को संभालते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई गलती नहीं होगी। हर कोई आश्चर्यचकित था। आप ताओवादी संप्रदाय ने वास्तव में बड़ी तोपें निकाली, यहाँ तक कि हुबे को भी आमंत्रित किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पैतृक फेंग शुई कला को दिव्य स्तर तक विकसित कर लिया है, यहाँ तक कि वे परिदृश्य को बदलने में भी सक्षम हैं। जैसा कि शीर्ष 3 संप्रदायों में से एक से अपेक्षित था, इतनी गहन विरासत। यहाँ सभी वरिष्ठों के सामने मैं खुद को बेये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ हुबा हूँ और मैं सभी ग्रैंड मास्टर वरिष्ठों को नमस्कार करता हूँ। हुबेय ने विनम्रतापूर्वक कहा। TLN ये का इस्तेमाल अक्सर अधिकार वरिष्ठता वाले किसी व्यक्ति मास्टर बड़े को संबोधित करने के लिए किया जाता है। दानव संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर ने शेखी बघारते हुए 2 लोगों को साथ लाया। ये दानव संप्रदाय के हमारे लोग हैं, बस उन्हें वूजी और वांग पानगजी फैटी वांग कहो। उनके युवा रूप से मूर्ख मत बनो। वे ड्रैगन नसों की तलाश में बेजोड़ हैं और कभी असफल नहीं हुए हैं। वे पहले से ही कई गहरे पहाड़ों और भव्य कब्रों में प्रवेश कर चुके हैं और उनका अनुभव बहुत समृद्ध है। उनके यहाँ होने से स्वर्गीय खान की कब्र को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यह वूजी और वांग पानगजी है, हम सम्मानित हैं। ये दोनों असली पेशेवर हैं। आदरणीय वरिष्ठ जन, आप हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं। हम वास्तव में ऐसी प्रशंसा के लायक नहीं हैं। वूजी और वांग पानगजी बहुत विनम्र थे। सभी ग्रैंड मास्टरों के सामने उन्होंने दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। बौद्ध संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसके चेहरे पर बहुत सारे दाने थे और कहा, अमिताभ, आप सभी को इस व्यक्ति को पहचानना चाहिए। उन्हें नीपूसा मिट्टी का बोधिसत्व कहा जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े भौतिकशास्त्री हैं और जो स्वर्गीय रहस्यों की झलक पाने में सक्षम हैं। फिर अन्य शक्तियां अपनी प्रतिभाएं लेकर आईं। वहां सभी प्रकार की प्रतिभाएं थीं, सचमुच असाधारण लोगों का जमावड़ा था। सभी लोग बहुत आश्वस्त थे, यह मिशन सफल होगा। आप क्या कह रहे हैं महान जिया? आपने किसे भेजा है? तलवार के बड़े ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ग्रेट जिया में हमारी नींव बहुत कमज़ोर है। हमारे पास भेजने के लिए वास्तव में कोई प्रतिभा नहीं है। कृपया हमें माफ़ कर दें। भेजने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। यिन जियुहुआंग ने कहा, मैंने सुना है कि ग्रेट जिया के पास एक भौतिकशास्त्री है जिसकी प्रतिभा नीपूसा से कम नहीं है, जिसका नाम युआन तियानगांग है। खाली हाथ मास्टर भी है, दुनिया का नंबर 1 चोर जो कुछ भी चुरा सकता है, और स्वर्गीय कुत्ता दिव्य जासूस जिसकी गंध की भावना बेहद संवेदनशील है। ये सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, उन्हें साथ क्यों नहीं लाया जाए? हाँ, आप कहते हैं कि आप में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन ये तीनों असाधारण हैं। केवल एक भेजना ही पर्याप्त होगा। तुम बाद में हमारी पीठ पीछे कोई आसान फायदा उठाने की सोच तो नहीं रहे हो, है न? हम इस बात से सहमत नहीं होंगे। अवसर का लाभ उठाते हुए सभी ने एक बार फिर ग्रेट जिया की आलोचना की। भावशून्य चेहरे के साथ तलवार के बुजुर्ग ने कहा, वे तीनों हमारे राजवंश के स्तंभ हैं और महामहिम उन्हें जोखिम लेने की अनुमति देने के लिए अनिच्छुक हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? ग्रेट जिया इस अभियान के लिए आपके सभी उपकरणों का ख्याल रखेगा। यदि खजाने मिल जाते हैं तो ग्रेट जिया सोने या गहने का एक भी टुकड़ा नहीं लेगा। ये कैसा लगता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये और भी अच्छा है। अंततः सभी के भाव सुधर गए। दिन के अंत में वे केवल इसलिए परेशान थे क्योंकि महान शिया ही एकमात्र व्यक्ति था जो हर दिन धन कमाता था। अब जबकि महान जिया खजाने से सोना, चांदी और जवाहरात देने को तैयार है, तो यह वास्तव में उनकी आत्माओं को शांति दे सकता है। 2 दिन की तैयारी के बाद आखिरकार सभी लोग गुफा में प्रवेश के लिए तैयार हो गए। इस बीच लिन बेफान, जो फल खा रहा था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली तो उन्होंने कुछ विशेषज्ञ भेजे हैं। तो फिर मैं इसे थोड़ा और गंभीरता से लूंगा और साथ खेलूंगा। उन्होंने ईश्वर के हाथ का प्रयोग किया तथा साम्राज्य सैंडबॉक्स की ओर बढ़े। उस समय आगे बढ़ रहे नीपूसा को अचानक ठंड का एहसास हुआ और वह कांपने लगा। क्या हुआ? सभी ने पूछा। कृपया रुकें, पहले मुझे भविष्यवाणी करने दें। नीपूसा ने कुछ सिक्के निकाले और भविष्यवाणी की। दिशा को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हर कोई नीपूसा की क्षमताओं के बारे में जानता था और चिंता से पूछता था, कैसा है? क्या हमारी यात्रा सुगम होगी? निपूसा ने एक लंबी सांस छोड़ी और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मिट्टी का बोधिसत्व नदी पार करता है, लेकिन वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ये वही भविष्यवाणी है जो मैंने की है। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। यह कोई शुभ संकेत नहीं था। क्या हमें अब वापस जाना चाहिए? वूशी ने सावधानी से सुझाव दिया। नीपूसा ने फिर से आह भरी, हम एक बहुत बड़े आतंक के चंगुल में फंस गए हैं, इसलिए अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये हमें आसानी से जाने नहीं देगा और अब वापस लौटने का मतलब है निश्चित मौत। चलो आगे बढ़ते रहें, बचने की संभावना बहुत कम है।
ठीक है, सभी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। हालांकि नीपूसा की भविष्यवाणी समूह पर छाया डालती है। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 186-269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 225.1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 225.1 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 225.1। दरअसल मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्ट मास्टर हुस की आवाज़ खोखली सुरंग में गूंज उठी। जैसा कि कहावत है, महान दाव के पास 50 हैं लेकिन स्वर्ग के संचालन में 39 हैं। स्वर्ग के नीचे की हर चीज़ बचने की उम्मीद की एक किरण छोड़ती है और यहाँ तक कि स्वर्ग भी इसका अपवाद नहीं है। हमारी यात्रा अनिवार्य रूप से मृत्यु के सामने जीवन की तलाश है। ये खतरे के बिना कैसे हो सकता है। TLN महान दाव परिपूर्ण है लेकिन स्वर्ग जो प्रकट करता है वह हमेशा थोड़ा अपूर्ण होता है। 49 न कि 50। आर्ट मास्टर हुबेट सही हैं। वूशी और मैं की तरह ही हम भी कई लड़ाइयों से गुजरे हैं और कौन सी लड़ाई पानी से आग में जाने जैसी नहीं थी। हमने कई बार खतरनाक कब्रों में प्रवेश किया है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। 3 बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन क्या मैं फिर भी बच नहीं पाया। तो नीपूसा, अपने आप को डराओ मत। कभी कभी भविष्यवाणियां गलत भी हो सकती हैं, उसने हंसते हुए कहा। क्या ये सच में गलत है? नीपूसा ने अपने चेहरे के नीचे मवाद से भरे घाव को छुआ और एक कड़वी मुस्कान दी। हर बार जब वह भाग्य के रहस्यों का खुलासा करता तो उसे स्वर्ग की इच्छा का एहसास होता और फिर उसे देवताओं द्वारा दंडित किया जाता। उसके चेहरे पर घाव स्वर्गीय रहस्यों को बहुत अधिक उजागर करने का परिणाम थे। अभी जब वह भविष्यवाणी कर रहा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्वर्ग से कोई इच्छा आ रही हो। ये दिव्य इच्छा पहले कभी महसूस की गई किसी भी इच्छा से अधिक क्रूर थी, जिसके कारण उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए तथा उसके चेहरे पर अधिक विषाक्त पदार्थ जमा हो गए, जिससे घावों से और अधिक खून बहने लगा। इससे ये संकेत मिलता है कि उनकी यात्रा स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध थी। स्वर्ग उन्हें कैसे सहन कर सकता था? उस समय वूशी नीपूसा के पास पहुंची और धीरे से पूछा, तुमने अभी कहा कि हमने एक महान आतंक का ध्यान आकर्षित किया है। यह महान आतंक क्या है? क्या यह नीचे की गंदी चीज है? नीपूसा ने उसकी ओर देखा और कहा, काश कि यह नीचे वाली गंदी चीज होती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अगर यह नीचे की गंदी चीज नहीं है तो क्या हो सकता है? क्या यह ऊपर से कोई चीज हो सकती है? वूशी कुछ हद तक घबरा गई। स्वर्ग की इच्छा मायावी और अप्रत्याशित है। अगर वह चाहता है कि हम जीवित रहें तो हम जीवित रहेंगे। अगर वह चाहता है कि हम मरें तो हम निश्चित रूप से मरेंगे। अफसोस, इतना डरावना। वूशी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। इस समय आर्ट मास्टर हु फिर से बोले, नीपूसा, अपने आप को डराओ मत। भले ही हम वास्तव में उस चीज का सामना करते हैं, मैं आपको सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता हूं। उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। ये सही है। हमारे यहाँ के आर्ट मास्टर हु दुनिया के नंबर 1 फेंग शुई मास्टर हैं। ड्रैगन नसों को ढूंढना और फेंग शुई स्पॉट की पहचान करना उनके लिए खाने पीने जितना आसान है। ये छोटी सी गुफा हमें कैसे फंसा सकती है? वांग पांगजी ने खुश होकर कहा। आर्ट मास्टर हु तारीफ से बहुत खुश हुए और हंसे। हाँ, तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो। मैंने अभी फेंग शुई का थोड़ा और अध्ययन किया है, लेकिन आप जैसे कब्रों पर छापा मारने वाले पेशेवरों की तुलना में मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। मुझे इस कब्र की खोज के लिए आप दोनों पर निर्भर रहना होगा। ऐसा मत कहो, वांग पांगजी ने बार बार हाथ हिलाया। हम अभी भी मुख्य रूप से आप पर निर्भर हैं, आर्ट मास्टर हु। हालांकि हम कुछ फेंग शुई तकनीकों में कुशल हैं, लेकिन हम आपके स्तर से बहुत दूर हैं। इसलिए इस बार हम मुख्य रूप से आप पर निर्भर हैं और हम बस सहायता करेंगे। हाँ, वूशी ने बार बार सिर हिलाया। बाकी लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। फेंग शुई और कब्र अन्वेषण के क्षेत्र में आर्ट मास्टर हु वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ थे। मूल रूप से एक ग्रैंड मास्टर स्तर के व्यक्ति थे और इस कब्र अन्वेषण के लिए वे मुख्य रूप से फेंग शुई तकनीकों पर निर्भर थे। इसलिए उन्हें बस उसका अनुसरण करना था। आर्ट मास्टर हु ने विनम्रता से कहा, मुझे आशा है कि हर कोई मेरा समर्थन करेगा, फिर मैं साहपूर्वक इस भूमिका को निभाऊंगा। तब वूशी ने पूछा, 8वें मास्टर हु, आप इस मकबरे के फेंग शुई के बारे में क्या सोचते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आर्ट मास्टर हु ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा सवाल है। वास्तव में जैसे ही हम यहाँ आए मैंने यहाँ के इलाके का निरीक्षण करने के लिए फेंग शुई भूविज्ञान की कला का इस्तेमाल किया और पाया कि यह एक बहुत ही दुर्लभ नौ ड्रैगन पर्वत को घेरे हुए पैटर्न प्रस्तुत करता है।
अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह वास्तव में इस नॉ ड्रैगन एनसर्कलिंग द माउंटेन पैटर्न के ड्रैगन की मांद है। ऐसा फैंग शुई पैटर्न बहुत दुर्लभ और प्रतिष्ठित है। ये फैंग शुई का खजाना है, लेकिन केवल एक सच्चा महान व्यक्ति ही इसे दबा सकता है। यदि इसे अच्छी तरह से दबाया जाए तो ड्रैगन क्यूई द्वारा पोषित किया जाएगा और वंशज समृद्ध होंगे। यदि इसे अच्छी तरह से दबाया नहीं गया तो यह हजारों वर्षों तक अंतहीन परेशानियां और नुकसान लाएगा। किस तरह का व्यक्ति इस पैटर्न को दबा सकता है? वान पांगजी ने उत्सुकता से पूछा। ये कम से कम एक साम्राज्य सम्राट होना चाहिए, और फिर भी अपने शासनकाल के चरम पर केवल एक या यहाँ तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर। इसलिए मैं दावा करता हूँ कि यह स्थान स्वर्गीय खान की कब्र होने की बहुत संभावना है। उसने साम्राज्य के भाग्य को दबाने और अपने वंशजों को आशीर्वाद देने के लिए इस खजाने की भूमि को अपने अंतिम शाश्वत विश्राम स्थल के रूप में चुना, जिससे एक चिरस्थायी विरासत सुनिश्चित हो सके। अफसोस, भाग्य अप्रत्याशित है। अनजाने में ही वे सड़क के पहले मोड़ पर पहुंच गए। सभी ने सहजता से आर्ट मास्टर हु की ओर देखा। आर्ट मास्टर हु ने एक प्राचीन कंपास निकाला और उसे जपते हुए हेरफेर किया। सोने को विभाजित करने के लिए ड्रैगन की तलाश करें। कुंडलित पहाड़ों को देखकर सोने को विभाजित करें। प्रत्येक कुंडल एक अवरोध का प्रतिनिधित्व करता है। भले ही द्वार में 8 खतरे हों, ये यिन और यांग और 8 त्रिग्राम से विचलित नहीं होगा। मेरे लिए मार्ग खोजो। कंपास बाईं ओर इशारा कर रहा था। चलो बाईं ओर चलें। आर्ट मास्टर हु ने अपने हाथ की जोरदार लहर के साथ आदेश दिया। हाँ, आर्ट मास्टर। सभी लोग आर्ट मास्टर हुस के नेतृत्व में एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। ये प्रत्येक जंक्शन पर जारी रहा, जिसमें 8वें मास्टर हु ने अपने फेंग शुई कौशल का उपयोग करके आगे का रास्ता निर्धारित किया। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद भी सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ थे। वान पांगजी चुपके से पीछे की ओर गया और अपनी कोहनी से नीपूसा को धक्का दिया। फुसफुसाते हुए कहा, देखो, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। तुम्हारी भविष्यवाणी सही नहीं है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीपूसा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। उन्हें लगा कि वह सत्ता ज्यादा दूर नहीं गई है, बल्कि लगातार उन पर नजर रख रही है तथा किसी भी क्षण उनकी जान लेने के लिए तैयार है। अनजाने में उन्हें नीचे उतरते हुए 6 घंटे हो गए थे और हर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। अपनी दुखती हुई जांघों को सहलाते हुए वान पांगजी ने विलाप किया, 8वें गुरु, हम आधे दिन से पैदल चल रहे हैं। कब्र कितनी दूर है? करीब थे। आर्ट मास्टर हु ने कंपास की जांच की और कहा, दिखाए गए त्रिग्राम के अनुसार हम अब नौ ड्रैगन के घेरे में लाल ड्रैगन के धड़ की स्थिति पर हैं। बस थोड़ा आगे और हम वहां पहुंच जाएंगे। इसमें कितना समय लगेगा? वान पांगजी ने फिर पूछा। लगभग 6 घंटे और। आर्ट मास्टर हु ने पीछे मुड़कर देखा कि हर कोई थक गया था, इसलिए उन्होंने कहा, चलो 1 घंटे के लिए यहाँ आराम करते हैं, कुछ खाते हैं और फिर नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है, आर्ट मास्टर। इसलिए सभी लोग विश्राम करने के लिए रुक गए। पानी का घूंट पीने के बाद वूशी के कान फड़कने लगे और वह तुरंत जमीन पर लेट गया। क्या तुमने सुना? क्या कोई शोर है? कोई शोर नहीं है। क्या आपने गलत सुना? मैं गलत नहीं सुन सकता था। तभी सभी को धरती हिलती हुई महसूस हुई और उसके बाद दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। आवाज की दिशा में देखने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पत्थर उनकी ओर लुढ़क रहा है। तारांकन तारांकन तारांकन। फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 187 269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। जानिए सफेद दाग रॉकेट का एक बेहद सरल और प्राकृतिक तरीका। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। अध्याय 225.2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। जब से मैंने अपना क्षेत्र दान करना शुरू किया, मैं युगों युगों में महान सम्राट बन गया। C 225.2। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 225.2। अरे, इतना बड़ा पत्थर! चलो भागते हैं। सभी लोग घबराकर भागने लगे। केवल एक व्यक्ति ने बहादुरी से हमला किया, चट्टान के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, डरो मत। मैं जन्मजात हूँ और मैं एक वार में इस चट्टान को तोड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और नीचे वार किया। बूम! चट्टान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हालांकि उसकी तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। अरे, ये तो हीरे जैसी चट्टान है। भागो! समूह उन्माद में भाग गया। हालांकि वे कितनी भी तेजी से भागे, पत्थर लगातार उनका पीछा करता रहा, जिससे उनकी सांस फूल गई। आर्ट मास्टर हु, कुछ सोचो। लोगों ने विनती की। घबराओ मत सब लोग, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। आर्ट मास्टर हु, जो आगे चल रहे थे, ने कंपास निकाला और बुदबुदाया, सोने को विभाजित करने के लिए ड्रैगन की तलाश करो। कुंडलित पहाड़ों को देखकर सोने को विभाजित करो। प्रत्येक कुंडल एक अवरोध का प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसने एक दिशा की ओर इशारा किया, उधर ही रास्ता है, चलो उस तरफ भागें। जल्दी करो, आर्ट मास्टर हु को सुनो।
लेकिन एक कप चाय बनाने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आगे से एक और गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। ध्यान से देखने पर पता चला कि एक और बड़ा पत्थर उनकी ओर लुढ़क रहा था। आर्ट मास्टर हु अचंभित थे, ये तो स्पष्ट रूप से एक रास्ता था। यहाँ एक चट्टान कैसे हो सकती है? दो विशाल पत्थरों ने दोनों छोरों को अवरुद्ध कर दिया, जो केंद्र की ओर लुढ़क रहे थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल रहे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था और हर कोई घबरा गया। यह कोई रास्ता नहीं है, यह एक मृत अंत है। आर्ट मास्टर हु, आपने हमें गुमराह किया है। के लिए किया गया था, अच्छी तरह से पेनकेक्स में चपटा हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों पत्थर एक दूसरे के करीब आए और जोरदार धमाके के साथ टकरा गए। 3 लोगों के कुचलकर ढेर हो जाने पर चीख पुकार मच गई। अन्य लोग तो चट्टानों के बीच की दरारों में छिपकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन अपने 3 साथियों को गिरते हुए देखकर वे बुरी तरह हिल गए। चट्टानों के बीच से रेंगकर बाहर आने के बाद उन्होंने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गए। उनका मन काफी भारी हो गया था। आर्ट मास्टर हु ने एक कंपास निकाला और कहा, ठीक है, आगे ये रास्ता लो। आर्ट मास्टर हु, क्या आपको यकीन है? हम बस आपका पीछा कर रहे थे और लगभग कुचल गए, वान पांगजी ने पूछा। आर्ट मास्टर हु भी थोड़ा शर्मिंदा थे। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, मेरा विश्वास करो, इस बार कोई गलती नहीं है। लगभग उतना ही समय जितना बाद में आधा कप चाय बनाने में लगता है। अपने तेज कानों से वूशी ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? क्या कोई शोर है? सचमुच कुछ शोर है, ऐसा लगता है जैसे बहता पानी। ये ठीक आगे है। उसी समय पानी की एक धार उनके सामने प्रकट हुई, जो बाढ़ की तरह बह रही थी। एक बार फिर वे घबरा गए। ये सचमुच पानी है, हमें भागना होगा। दौड़ना। वे दौड़ते रहे और दौड़ते रहे, लेकिन उनकी दौड़ने की गति बाढ़ के सामने कुछ भी नहीं थी। कुछ ही देर में वे उफनते पानी में डूब गए और पूरी तरह भीग गए। बाढ़ में डूब जाने के कारण उनके चेहरे बदबू से हरे हो गए। अरे यार, यह पानी मूत्र और गंदगी से भरा है, और यह किण्वित है। उफ, यह इतना बदबूदार है कि इसकी गंध लाश से भी बदतर है। कौन इतना दुष्ट है कि इस तरह का जाल तैयार कर रहा है? ये बहुत घिनौना है। एक अनंत काल के बाद अंततः वे किनारे पर पहुंचने में सफल हुए, लेकिन सिर से पैर तक उनमें से असहनीय बदबू आ रही थी। जहां तक उनके साथ लाए गए भोजन की बात है तो वह लगभग पूरी तरह भीग चुका था। उनके हाथों में पीले मूत्र और हरे मल से मिश्रित सूखी टिकिया देखकर उन्हें देखना भी उबकाई पैदा करने वाला था। उन्हें खाना तो दूर की बात थी। ओह, सभी को उल्टियां होने लगी, कोई भी नहीं बचा। 1 घंटे आराम करने के बाद वे सभी बदबू सहते हुए आगे बढ़ते रहे। अगला, हम इस ओर जा रहे हैं। पीले चेहरे वाले 8वें मास्टर हु ने दूसरी दिशा की ओर इशारा किया। उसके बाल बीमार हरे रंग के मल से उलझे हुए थे और एक कीड़ा अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए बाहर निकला। उई, सभी लोग घृणा से 3 कदम पीछे हट गए। 8 मास्टर, इस बार आप निश्चित हैं? कुछ भी कहने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सही हैं। मैं फिर से गंदगी नहीं खाना चाहता, वान पांगजी ने अपनी नाक पकड़ते हुए कहा। 8 मास्टर, मैं भी नहीं चाहता, वूशी ने कहा। उसका चेहरा राख जैसा हो गया। मेरा विश्वास करो, इस बार यह बिल्कुल सही है। मैं इस पर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता हूँ। 8 मास्टर हु ने कसम खाए। क्या होगा अगर आप फिर से गलत हो? वान पांगजी ने पूछा। अगर मैं गलत हूं तो मैं तुम सबके सामने ही गंदगी खाऊंगा, 8 मास्टर हु ने ऊंची आवाज में घोषणा की। चलो बस चलते रहें, जो आने वाला है उससे हम बच नहीं सकते, नीपूसा ने आह भरी। लगभग आधे घंटे बाद जब वे ठोस जमीन पर पड़े तो वह अचानक जोरदार आवाज के साथ ढह गई, और फिर वे गिर गए। एक गड्ढे में गिर गया। पीले भूरे रंग के मल में डूबे हुए उन्हें घोर निराशा महसूस हुई। बढ़िया, अभी हम पेशाब में डूब रहे थे, अब हम मल में डूब रहे हैं। मैंने मरने के लाखों तरीके सोचे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं गंदगी में मरूंगा। 8 मास्टर, तुम बदकिस्मत हो, अगली बार लापरवाही से मत बोलो। काफी संघर्ष के बाद वे गड्ढे से बाहर निकले और आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्हें लगभग हर घंटे अनेक जालों और तंत्रों का सामना करना पड़ा, जिससे वे थक गए और निढाल हो गए। जाल और तंत्र विविध थे, पत्थर, ब्लेड, ज्वालामुखी, लावा और भयावह धुआं थे। लेकिन हर दिन वे लगभग 3 बार गड्ढे में गिर जाते थे। इससे उन्हें शब्दों से परे घृणा हुई। इस बीच उनकी संख्या प्रतिदिन कम होती गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने 20 से अधिक लोगों के साथ शुरुआत की थी और अब केवल 5 ही बचे हैं। 8 मास्टर हो, वू झी, वान पानगजी, नीपूसा और एकमात्र नेड। इतने सारे जाल और तंत्रों का सामना करने के बावजूद उन्हें कब्र की एक झलक भी नहीं मिली थी। उनके दिल हार की भावना से भरे हुए थे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता, वान पांगजी ने कड़वाहट से कहा। मेरे जीवन में मैंने जितना शौच किया है उससे कहीं अधिक गंदगी खाई है। क्या तुम आने से मना कर सकते थे? उन्होंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रख दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हुई ना आने की? वूशी ने चिढ़कर जवाब दिया। चलो हम सब अपनी सांस बचाएं और कुछ ऊर्जा बचाएं। कौन जानता है कि आगे हमें किस तरह के जाल का सामना करना पड़ेगा। 8 मास्टर हु ने कमजोरी से कहा, काश कि वह बस मर जाता।
बाकी 2 लोग चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। बाहर 1 सप्ताह पहले ही बीत चुका था। ग्रैंडमास्टर्स की चिंता बढ़ती जा रही थी। इतने लंबे समय के बाद भी वे बाहर क्यों नहीं आए? मैंने किसी को जांच के लिए भेजा और उन्होंने जो भी सुराग छोड़े थे वे सब मिटा दिए गए हैं। क्या वे मर गए होंगे? बकवास मत करो, बाकी सभी लोग बच गए। वे बहुत मजबूत हैं, इसलिए उन्हें ठीक होना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें स्वर्गीय खान की कब्र मिल गई हो और वे उसकी खुदाई कर रहे हों। कुछ ही दूरी पर ग्रेट ज़िया अभी भी व्यापार में व्यस्त थी। अब तक कब्र की खोज को लगभग 1 महीना बीत चुका था। यहाँ एकत्रित हुए खजाना खोजने वालों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 800,000 तक पहुंच गई थी, जिससे ग्रेट ज़िया को प्रतिदिन लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों टैल का राजस्व प्राप्त हो रहा था, जिससे लिन बेईफान का मुनाफा बढ़ रहा था। पर्यटन वास्तव में एक लाभदायक व्यवसाय है, लिन बेईफान ने प्रसन्नता से सोचा। वह वास्तव में इस व्यवसाय को हमेशा चालू रखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें हमेशा इच्छानुसार नहीं होती। 1 और महीना बीत गया और खजाने की खोज करने वालों की संख्या बढ़ती रही, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ग्रैंडमास्टर्स ने अंततः अपना धैर्य खो दिया। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, चलो बलपूर्वक अंदर घुसें। तारांकन 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 फेल्स द्वारा प्रायोजित अध्याय 189-269.5। हम वर्तमान में भर्ती कर रहे हैं। CNKR JP अनुवादकों मित्लर्स का स्वागत है। डिस्कॉर्ड सर्वर URL। इस घरेलू नुस्खे से मोटापा कम कर दें। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 निःशुल्क स्पिन हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।